तो ये इस पर एक्स्ट्रा फोर्स और लगाएगा, जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना भाई पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन और तेजी से तब गया जब ये वाला चार्ज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज का इफेक्ट है। तो कहीं पर भी चार्ज पड़ा होगा तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगा, चाहे वो गाउस सरफेस के अंदर बैठ के दिखाए या बाहर दिखाए, लेकिन इफेक्ट है भाई। तो कहीं पर भी पड़ा है वो इफेक्ट दिखाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ज की वजह से होता है। ये नहीं है कि चार्ज बाहर रखा है तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर रखा है तो नहीं होगा, लाइन पर ही लग रहा है। तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट फोर्स बनेगा। तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? जो क्या हालचाल, एकदम बढ़िया। तो बच्चों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल चंद्र फिजिक्स में। बहुत सारे बच्चे लगातार मेरे को कमेंट करते रहते हैं और मैं कमेंट पढ़ता भी हूं। तो आप कमेंट जरूर करके आइए, जिससे मेरे को भी आइडिया मिले कि हमें किस टॉपिक पर और किस दिशा में काम करना है। पहले तो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर ही रहे हैं आप लोगों के लिए, क्लास 12th में जाके आपके 95+ मार्क्स आ सकें। लेकिन फिर भी जब आप अपनी राय देते हो तो हमें भी लगता है कि इस टॉपिक पर भी काम किया जाना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे कि सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल भी कराइए, इसकी भी सीरीज चलाइए। तो देखिए, तो आज की जो क्लास रहेगी वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, जिसके सारे सवाल हम करेंगे जो पॉसिबल है एग्जाम में आ सकते हैं, वो तो सारे ही करेंगे हम। ठीक है, चलिए उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, ये हमारा चैनल राहुल चंद्र फिजिक्स के नाम से, यहां पर आप लोगों के लिए 2025-26 के लिए कंटेंट पूरा अपलोड कर दिया जा रहा है। धीरे धीरे चीजें आ रही हैं। हम क्या क्या चला रहे हैं वो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं। जैसे कि हम बात करें हमारे पास, जैसे कि ये एक मैं आपको प्लेलिस्ट दिखाता हूं। सबसे पहले ये एक प्लेलिस्ट है, इसमें आप जाएंगे ना तो देखिए सबसे पहले ये वाला जो प्लेलिस्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, इस पर आप क्लिक करना। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्ड वन शॉट मिलेंगे। कंसेप्ट को बहुत अच्छे से विजुलाइज कराया गया है, बहुत अच्छे से उसको पढ़ाया गया है, सवाल कराए गए हैं, सब चीजें हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का वन शॉट आपको यहां पर दिखेगा, पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं भी कराऊंगा सवाल, तो अगर आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए उसके लिए आपको ये वन शॉट देखना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पलर के सवाल हैं वो सारे डिफिकल्ट हैं, डीप थिंकिंग क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं पहले ये कहूंगा कि पहले आप इसको पढ़िए, फिर आप इसको देखिए। अगर आप देख रहे हैं तो जाहिर सी बात आपने इसको पढ़ लिया होगा। उसी तरह से कूलम लॉ के बढ़िया न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का भी जब एनसीईआरटी एग्जांपल लेकर आएंगे तो ये वन शॉट आप देख पाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट का वन शॉट देख पाएंगे। तो ये 4 वन शॉट या 3 वन शॉट मैंने यहां पर बना दी है, मतलब 3 चैप्टर अभी तक मैं यूट्यूब पर कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, अब इनकी एक और चीज मैं चला रहा हूं, यहां पर सीरीज चला रहा हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये एक सीरीज चल रही है अपनी, इस सीरीज में अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और एडिशनल क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो वन शॉट आता है वो फर्स्ट चैप्टर का एग्जांपल को लेकर आता है, सेकंड वन शॉट उसकी एक्सरसाइज को लेकर आता है। तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड के आ चुके हैं। और तीसरी जो सीरीज चल रही है अपनी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज चल रही है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर हम करा चुके हैं, सेकंड आपका फ्राइडे को आएगा। तो हर फ्राइडे को मेरी वीडियोस आती हैं, करीब करीब 5:30 बजे के टाइम पर वो लाइव हो जाती है। तो आप उनको देखना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी चीजें अच्छे से आपको सामने आते रहे और आप प्रिपरेशन करते रहे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, इसको हम सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में हम पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। एक जोरदार क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से मैं कैसे सॉल्व करूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, इन सवालों को करने से पहले आप वन शॉट अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आइए बात करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है इन फिगर 2 पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3। 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक Q2 है और एक Q3 है। तो चलो मैं मेंशन कर लेता हूं, यहां पर ये भी पॉजिटिव चार्ज है अपना, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, एक Q2 और एक Q3 है। सवाल अच्छे से पढ़ना है भाई, सवाल अच्छे से पढ़ना है, फिर ऑप्शन पर जाना है। तो Q2 एंड Q3 फिक्स्ड मतलब ये एक ही जगह पे खड़े रहेंगे अलोंग द बाय एक्सिस में, ये फिक्स्ड है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई तेरी भाई। चल आगे बात कर। एक्सर्ट अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द प्लस एक्स एक्सिस, मतलब प्लस डायरेक्शन में, प्लस डायरेक्शन कौन सी होती है, ये होगी प्लस और ये होगी आपकी माइनस। ठीक है भाई, प्लस डायरेक्शन ऑन अ चार्ज Q1 फिक्स्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। अब एक चार्ज Q1 है, ये Q1 है, इसको अलोंग एक्स डायरेक्शन में आपने फिक्स किया है। और इनकेस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे ये बोला जा रहा है कि इस पर एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हमने यहां तक सवाल पढ़ लिया, पहले इसको समझते हैं फोर्स क्यों लग रहा होगा। तो जरा ध्यान देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, बोलो यस और नो। सर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्यों लग रहा है? नेगेटिव एक्स में भी तो लग सकता था, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्यों लग रहा है? उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन यही हो सकता है कि अगर मैं मान लूं कि ये वाला जो चार्ज है वो मेरा नेगेटिव है,
अगर मैं इसको नेगेटिव रिगार्ड करूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बोलो यस, फोर्स लगाएगा F1 मान लो, या मान लो ये F2 लिखा है तो मैं इसको F2 बोल देता हूं। फोर्स कितना लगाएगा भाई? F2 लगाएगा, सही बात है, ठीक है, क्योंकि कूलॉम लॉ हमसे बोलता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो लाइन पर लगेगा भाई। तो ये जो लाइन जा रही है इस चार्ज से इस चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर ही लगेगा ना, मान लो F2 लग रहा है क्योंकि Q2 ने लगाया है, बढ़िया बात है। अब सर Q3 भी इस पर फोर्स लगाएगा, इस लाइन में लगाएगा, वो Q3 लगाएगा F3, सही बात है। अब एक ही चार्ज पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा, तो रिजल्टेंट यहां पर कहीं बीच में आएगा, मान लो इनका रिजल्टेंट आ गया F, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया F। तो ये F किस डायरेक्शन में आया? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आया। इसलिए सवाल ने हमसे कहा है कि इस पर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसको Q1 पर रखने पर उसकी डायरेक्शन में इस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो क्या आपको बात समझ में आई कि इस डायरेक्शन में फोर्स क्यों लगा? तो उसका रीजन ये है कि ये नेगेटिव चार्ज होगा तभी इस पर एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ। बढ़िया बात है। चल आगे देख, अब आगे के सवाल पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? एक पॉजिटिव चार्ज Q, एक पॉजिटिव चार्ज Q इज एडेड एट, मतलब अब इस ओरिजिन से x डिस्टेंस पर जाकर एक पॉजिटिव चार्ज Q आपने ऐड कर दिया। तो अब ध्यान सुन, इसको ऐड कर दिया, द फोर्स ऑन Q1, तो फोर्स बताना है Q1 पर। अब आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, शेल इंक्रीजेस अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगा फोर्स। सेल डिक्रीजेस अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सेल पॉइंट अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, सेल इंक्रीज बट द डायरेक्शन चेंजेस बिकॉज ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ Q विथ Q2 एंड Q3। क्या आंसर होगा? अब ध्यान सुनना जरा, इन दोनों की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स आया, बोलो यस, ये इन पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। अब ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव है, तभी तो हम बता पाए ना कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब ये ऊपर से ये भाई साहब मास है और आ गए सवाल में प्लस Q, तो ये प्लस Q इस माइनस Q को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये भी इस पर एक फोर्स बनाएगा, मान लो F डैश बना देता है। क्या बना देता है? F डैश बना देता है। तो अब ये तो लग ही रहा था, दूसरा ये भी इस पर लग रहा है, तो जो डोमिनेंट फोर्स होगा, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यानी कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन करेगा। भाई देख, इसने और इसने मिलकर इधर की तरफ फोर्स लगाया, ये पॉजिटिव भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इस पर एक्स्ट्रा फोर्स और लगाएगा, जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना भाई पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन और तेजी से तब गया जब ये वाला चार्ज हमने ऐड ऑन कर दिया। बोल चमका कि नहीं चमका? तो आंसर क्या हो जाएगा? सेल इंक्रीजेस अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? मजा आया कि नहीं? चलो बढ़िया बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी तरह से हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आ सके। चलिए 1.2 की बात करेंगे, एग्जाम एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए जरा, क्या लिखा है? A point positive charge is brought near an isolated conducting sphere. The electric field is best given by. तो ये इतने सारे डायग्राम दिए, इनमें से आपको बताना है बेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम कौन सा हो सकता है। अब जरा ध्यान सुन, एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को तू एक कंडक्टिंग स्फीयर के पास लाएगा तो क्या होगा? तो आपने वन शॉट में नहीं पढ़ा तो आप वहां पर जाके देखेंगे इंडक्शन मेथड के बारे में, कि जब हम एक पॉजिटिव चार्ज को किसी स्फेरिकल कंडक्टर के पास लेकर आते हैं, ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज लेकर आएंगे, तो दुनिया की हर एक चीज एटम से मिलकर बनी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज का काम है पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करना, एटम के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करना और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना, वाई इंडक्शन मेथड। तो जब भी आप पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे तो इंडक्शन मेथड से इसके ये वाले सरफेस पर, पास वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, दूर वाले सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो क्या हो गया? ये पोलराइजेशन हो गया। तो सबसे पहले तुम्हें इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए यही वाला काम करना है। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यहां पर कौन सा आएगा? पॉजिटिव। बढ़िया बात है, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे बना लो पहले समझने के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम समझते हैं। अब तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कंडीशन आपने पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट नेगेटिव चार्ज। सही बात है? चलो आओ आओ पहले तो इस चीज को देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक्चुअल में इस डायग्राम में। तो देखिए जैसे कि अब इस सवाल की बात करते हैं, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो रही है। बात तो सही है, मतलब ये वाला डायग्राम तो सही लग रहा है।
लेकिन यहां पर तुम देखोगे कि यहां पर इधर कहीं पर नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, वहां से लाइन आ रही हो पॉजिटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो गई, ये तो गलत हो गया। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, ये दिखा रहा है टर्मिनेट हो रही है यहां पर पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब ये वाला चीज गलत हो गई, ये वाली चीज ठीक लगी थी, मतलब अल्टीमेटली ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्लियर है? सही समझ में आ गया सर। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर की तरफ होंगी, आउटसाइड में होंगी, और नेगेटिव चार्ज होगा तो इनसाइड होंगी, अंदर की तरफ आ रही होंगी, लेकिन परपेंडिकुलर होंगी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। अब तुम इस सवाल में देखेंगे तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, मतलब ये तो वैसे ही गलत हो गया। और इस पॉइंट की बात करेंगे तो जहां देखो पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है, और ये पॉजिटिव से जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर तो सही दिख रहा है कि पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही, नेगेटिव पे टर्मिनेट, लेकिन ये जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री नहीं है, अलग अलग एंगल है, अलग अलग एंगल, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो अब बचा ये वाला ऑप्शन, इसकी बात करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है, फिर पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, तो कहीं जाकर नेगेटिव होगा तो वहां पे टर्मिनेट हो जाएंगे। क्या ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है? यस, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आप कहीं पर भी देखेंगे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इन सब में 90 डिग्री का एंगल नहीं बना, तो आप देखो ना ये उल्टा सीधा जा रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? उल्टा सीधा जा रहा है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो राइट एंगल भी होना चाहिए। तो इसमें से सबसे सही ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? ये वाला रहेगा, नंबर 1, फिगर नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन था। आइए एक और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। हाँ, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, फिगर दिस, ये बोल रहा है कि 1.3 ये फिगर है, इसमें ये आपका जो 4th नंबर का है ये वाला डायग्राम, इसमें ये कह रहा है कि ये लार्जेस्ट है, थर्ड वाले में लीस्ट है या फिर सेम है, इस तरह की बातें की जा रही है। तो क्या मतलब है? तो तुम्हें इतना दिमाग नहीं लगाना, आपसे ये बोला जा रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज गॉसियन, मतलब गॉस लॉ, गॉस थ्योरम होती है। अब ये जो गॉस थ्योरम होती है, तो ये गॉस थ्योरम जो डिफाइन हुई है, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन हुआ, ये आपसे बोलता है कि चार्ज जो होना चाहिए, ये वाला जो चार्ज होना चाहिए वो एनक्लोज्ड होना चाहिए, मतलब किसी क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। अब वो सरफेस का सिर्फ कुछ भी हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं रखता, बट वो चार्ज उसके अंदर होना चाहिए। तो इस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स इतना ही होगा, इससे भी लिंक्ड इतना ही होगा, इससे भी लिंक्ड इतना ही होगा, इससे भी लिंक्ड इतना ही होगा। तो यानी कि सबके लिए फ्लक्स की वैल्यू कैसी रहने वाली है? सेम रहने वाली है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, इज द सेम फॉर ऑल द फिगर्स। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए इसको समझते हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन हमारे सामने आया, इसको थोड़ा ध्यान समझना आप, क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहां पर बोल रहा है कि 5 चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड Q4 एंड Q5, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, 5 चार्जेस है, आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन एज सो इन फिगर, फिगर में दिखाए गए। एस इज एस का है ये एस, ये वाला आपका एस है, ये एस है, ठीक है, ये एस है। एस इज अ गॉसियन सरफेस, तो ये आपका गॉसियन सरफेस है। क्या है भैया? गॉसियन सरफेस है। द गॉस लॉ इज गिवन बाय, ये गॉस लॉ दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये गॉस लॉ दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो सकता है। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, देखिए बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मतलब पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। देखो यहां लिखा हुआ है ई ऑन द LHS, मतलब ये जो LHS, अच्छा ये बताओ, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये आपकी राइट हैंड साइड हो गई, बोलो यस और नो। सर समझ में आ गई ये बात। अब बात करते हैं, यहां पर समझते हैं। E on the LHS of the above equation will have a contribution from Q1, मतलब ये Q1 लिखा है, Q5 ये Q5 लिखा है, एंड Q3 ये Q3 लिखा है, ठीक है भाई। while मतलब पहले तो इतना समझ लो, जहां पर ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, LHS में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किस चार्ज की वजह से है? Q1, Q5, Q3 की वजह से। तो ये तो गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? चार्ज का इफेक्ट है। तो कहीं पर भी चार्ज पड़ा होगा तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगा, चाहे वो गॉसियन सरफेस के अंदर बैठ के दिखाए या बाहर दिखाए, लेकिन इफेक्ट है भाई।
तो कहीं पर भी पड़ा है वो इफेक्ट दिखाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ज के बेस से होता है। ये नहीं है कि चार्ज बाहर रखा है तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर रखा है तो नहीं होगा, गलत बात है। तो ये वाला पॉइंट यहां पर तो गलत ही हो गया। मतलब यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन ये बोल रहा है कि केवल बाहर के चार्जेस के कारण होगा, अंदर के चार्जेस के कारण नहीं होगा, ऐसी गलत बात है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सभी चार्जेस के कारण होता है, समझिए इस बात को। आगे क्या लिखा है, व्हाइल क्यू ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब ये वाला जो क्यू है गॉसियन सरफेस में जो राइट हैंड साइड में उनको शो किया जा रहा है, will have a contribution from Q2 and Q4, मतलब इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो Q4 और Q2 का होगा। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गॉस लॉ में ये जो Q आता है वो एनक्लोज्ड आता है। एनक्लोज्ड मतलब एनक्लोज चार्ज के लिए आता है, टोटल एनक्लोज चार्ज के लिए आता है। मतलब एक गॉसियन सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज अवेलेबल है उनका ही वेट हम यहां पर लिखते हैं। तो ये बात सही है, और वो बात गलत होने की वजह से ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। मजा आया कि नहीं आया? तो भाई साहब एनसीईआरटी एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपके कंसेप्ट जीरो लेवल से आसमान को छूना स्टार्ट कर जाएंगे, तभी आप फिजिक्स का पेपर उड़ा पाएंगे। तो समझिए इस बात को। तो बच्चे कह रहे थे कि सर एनसीईआरटी एग्जाम्पल की सीरीज चलाइए, तो मैंने सोचा कि चलो काम किया जाए इस पर। डन है? मजा आया आपको? चलिए, सपोर्ट करेंगे तो मैं चलाऊंगा, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। ठीक है? तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सभी दोस्तों को भेजना पड़ेगा, तभी मैं फुल एनर्जी के साथ आपको ये सीरीज पूरी चलाऊंगा, एक एक सवाल कराऊंगा। चलिए आइए इसकी बात करते हैं, दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या लिखा है, ई ऑन द एलएचएस ऑफ द एबव इक्वेशन विल हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल चार्जेस। सही बात है भाई, मैंने अभी बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंट्रीब्यूशन है वो चाहे गॉसियन सरफेस के बाहर चार्ज पड़ा हो या उसके अंदर पड़ा हो, उन सबके कारण होता है। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। व्हाइल क्यू ऑन द आरएचएस विल हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q2 Q4। सही बात है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर Q2 या Q4 है, तो उनका कंट्रीब्यूशन केवल ये वाले चार्ज में रहेगा, एनक्लोज वाले में। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अब बाकी ऑप्शन तो उल्टे सीधे लिखे होंगे, तो ये इनकरेक्ट है, आप पढ़ते रहना। ठीक है? ओके, समझ में आया बात को? बढ़िया सवाल था। चलिए आगे बात करते हैं। ये एक और जोरदार सवाल आया 1.5 एनसीईआरटी एग्जाम्पल का। ये क्या कहता है अपन से समझ लेते हैं इसको। पानी पी ले थोड़ा सा। सॉरी, इसको देखिए, ये सवाल क्या कहता है, फिगर शो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई गई है, इन विच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, इज प्लेस्ड एज शो, फिगर में दिखाया गया है, शो किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला पॉइंट बोल रहा है अपन से, द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, मतलब उस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। चल भाई ठीक है। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टूवर्ड्स राइट, क्या उस पर राइट साइड में फोर्स लगेगा या फिर लेफ्ट साइड में लगेगा या ऊपर लगेगा, कहां लगेगा? देख भाई, फील करा दूंगा इस सवाल को जोरदार तरीके से, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा है, मान लो ऐसे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन यहां पर जो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है वो इस तरह का दिख रहा है बेटा, इस तरह का दिख रहा है। तो ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? सर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर हम कंसेप्ट भी सीखते चलेंगे अच्छे से, चीजों को बहुत अच्छे समझेंगे। और यहां पर कैसा है? सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सही बात है, बोलो कोई दिक्कत वाली बात? अब सुन मेरी बात, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स की वैल्यू है, जैसे मैंने एक डाइपोल रख दिया, चलो इसी डाइपोल को रखते हैं यहां पर, ऐसे रख दिया मैंने, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट है P वेक्टर, वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल की डायरेक्शन, मतलब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपके पास टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगी, और साइन 0 कितना होता है? 0, मतलब टॉर्क कितना होगा? 0। मतलब इस सिचुएशन में डाइपोल को तुमने रखा है यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो कोई फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा, टॉर्क 0 है, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, नो फोर्स एक्सपीरियंस, नो फोर्स एक्सपीरियंस। बात समझ में आई कि कब फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर सकता इस सिचुएशन में? देखिए ना, प्रूव किया यहां पर, ठीक है। अब इधर आओ, अब मैंने डाइपोल को यहां पर ऐसे रखा हुआ है, वही सिचुएशन बनाई, ऐसे रखा हुआ है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, सही बात है। लेकिन ये कैसा फील्ड है? सर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पर देखेंगे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन,
ज्यादा है और यहां पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसी लूप के लिए कम है, तो यानी कि यहां पर फोर्स कम लगेगा, यहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा। अब तो फोर्स की बात करते हैं, फोर्स कहां लगेगा, देख इधर, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, क्यों माना पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव क्यों माना, सोच के बता। एरो ऐसे जा रहे हैं तो इसका मतलब अगर एरो ऐसे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो एरो इसलिए ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर पॉजिटिव होगा तो यहां पर नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव को ये पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा इधर की तरफ, तो फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज पर इधर की तरफ, कहां पर सर, लेफ्ट साइड में, कहां पर लगेगा, लेफ्ट साइड में। और पॉजिटिव को नेगेटिव इधर की तरफ खींचेगा तो इस पर फोर्स लगेगा सर पॉजिटिव चार्ज पर राइट साइड में, कहां लगेगा बेटा, राइट साइड में लगेगा। लेकिन यहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से ये वाला जो फोर्स होगा नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ये फोर्स जो है वो लाइन पर ही लग रहा है, तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट फोर्स बनेगा तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट में नहीं जा पाएगा, वो रिजल्टेंट इधर की तरफ बन रहा है, और ऊपर तो वैसे भी नहीं जा पाएगा भाई, ऊपर क्यों जाएगा यार, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा आना चाहिए, पहला बात तो बिल्कुल गलत है, बस पगला कहीं का, ये फोर्स ही नहीं लग रहा, फोर्स तो लगेगा ना भाई, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स तो लगेगा, तो ये तो गलत है। दूसरे वाले में क्या लिखा है, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स राइट साइड, तो राइट साइड ये है, इधर नहीं करेगा, गलत बात है। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, दिस इज करेक्ट, और ये तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। बोलो मजा आया कि नहीं, बढ़िया बात है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, उसको समझते हैं। क्या लिखा है, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी, इसको डी डिस्टेंस पर प्लेस किया गया है, फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट या प्लेन, ठीक है, ये आइसोलेटेड प्लेन है, ओके। द फाइंड एट अ पॉइंट पी, द फाइंड एट अ पॉइंट पी ऑन द अदर साइड, तो एक पॉइंट पी है जिसको अदर साइड में हमको फाइंड करना है। द फील्ड, सॉरी यहां लिखा हुआ है द फील्ड एट पॉइंट पी, मतलब पी पॉइंट पर फील्ड बताना है, क्या बताना है, फील्ड, जो कि उसके अदर साइड में रखा हुआ है। अब ऑप्शन लिखा हुआ है आपसे, अब ऑप्शन लिखा हुआ है यहां पर, क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, बढ़िया बात है। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टूवर्ड्स द प्लेन, ठीक है। डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, डायरेक्टेड रेडियली टूवर्ड्स द पॉइंट चार्ज, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। ऑप्शन जानते हैं। सबसे पहली बात तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट के पास लेकर आओगे तो इस प्लेट पर इंडक्शन मेथड से कौन सा चार्ज आएगा, सर ये पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ला रहा है ना भाई, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बोलो या सुन लो, मतलब ये प्लेट रखी है यहां पर ऐसे, यहां पर चार्ज लेकर आया तो यहां पर इंडक्शन मेथड से कौन सा चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव सबको अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव आ जाएगा। अगर नेगेटिव यहां आया तो ये पॉजिटिव किसको रिपेल करेगा, सर पॉजिटिव को, तो पॉजिटिव कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। और ये क्या है, प्लेट है, सीट है, और सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, इधर की तरफ, तो अवे फ्रॉम दी दिस साइड, मतलब इधर की तरफ ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये कौन सी साइड हो गई, राइट, और ये कौन सी हो गई, लेफ्ट, तो लेफ्ट में रखा है तो राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम दी सीट, ठीक है, बात समझ में आई। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम दी प्लेन, ये सही आंसर है, ठीक है। परपेंडिकुलर होगा, ये बात तय है, परपेंडिकुलर होगा और सीट से अवे होगा, दूर की तरफ, इधर की तरफ, दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन आया यहां पर, एक और बढ़िया, तुम्हें मजा आएगा इसमें, देखो क्या लिखा है, अ हेमीस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली, एक हेमीस्फीयर है, ये आपका हेमीस्फीयर है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज से, अच्छा देखो थोड़ा अलग कलर से बनाते हैं, मजा आएगा थोड़ा, देखना, ये हेमीस्फीयर है जो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है, इस तरह से ऐसे चार्ज भरा हुआ है इसके चारों तरफ, ठीक है, ओके। क्या बोलता अपन से क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन अ डायमीटर, डायमीटर यहां पर है, ये डायमीटर है इसका, तो इसके डायमीटर में कोई पॉइंट मान लो P है, कोई पॉइंट मान लो P है, यहां पर हमको बताना है, मतलब पॉइंट ऑफ डायमीटर अवे फ्रॉम दी सेंटर इज डायरेक्टेड, ठीक है, मतलब यहां पर कोई पॉइंट है अवे फ्रॉम दी सेंटर, सेंटर से दूर कहीं हो सकता है, मान लो यहां कहीं मान लेते हैं, चलो यहां मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमको बताना है उसकी डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, ठीक है, पैरेलल टू द डायमीटर, मतलब डायमीटर के समांतर होगी या डायमीटर के परपेंडिकुलर होगी, एट एन एंगल टिल्ट टूवर्ड्स द डायमीटर,
एट एन एंगल टिल्ट अवे फ्रॉम द डायमीटर, क्या होगा? अब समझिए इस बात को। देखो सबसे पहली बात तो यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करना, जैसे देखो ये एक सरफेस है, ठीक है, यहां पर एक चार्ज बैठा हुआ है, ठीक है, और बीच में कहीं पॉइंट है, यहां पर चार्ज बैठा हुआ है और बीच में कोई पॉइंट है, ठीक है। तो इसके कारण इस चार्ज पर अगर मान लो ये वाला चार्ज यहां पर होता तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आती है वो इधर की तरफ आती है, ऐसे। मान लो ये चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, कुछ एंगल पे आएगा, मान लेता हूं मैं एंगल पर आएगा कि यहां पर कोई चार्ज बैठा हुआ है और यहां पॉइंट है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ एंगल बनाते हुए आ रहा है, एंगल बनाते हुए आ रहा है। ये कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं रिजॉल्व कर लूंगा दो कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट बनेगा पैरेलल टू डायमीटर, क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल टू डायमीटर ई कॉस थीटा। दूसरा बनेगा परपेंडिकुलर टू डायमीटर, क्या बनेगा? ई साइन थीटा। बात समझ में आई? अब आप ध्यान से देखना, ध्यान देखना, ये जो आपका बना है इस चार्ज की वजह से बना है, मान लो ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, मान लो इधर की तरफ होगा, ठीक है। अब मैं इसके भी कंपोनेंट बनाऊंगा ये एंगल थीटा बनाते हुए, तो इधर क्या आएगा सर? ई कॉस थीटा आएगा, और इधर क्या आएगा सर? ई साइन थीटा आ जाएगा। सही बात है, सही बात है। अब आप देखिए कि इस पॉइंट पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसी पॉइंट पर ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, ऐसे कुछ एंगल बनाते हुए, डायमीटर के साथ कुछ एंगल बनाते हुए। तो जब हम उसको रिजॉल्व करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक कंपोनेंट मिल रहा है परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, एक मिल रहा है पैरेलल टू द डायमीटर। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से, तो ये दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। अब बच्चे कौन से? ई साइन थीटा दोनों एक दूसरे की एक ही डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये एक दूसरे को ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ ही आएगा जो कि डायमीटर के परपेंडिकुलर हुआ। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ? इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। एक बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। चलिए अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, वो वाले फर्स्ट टाइप के थे जिसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट था, दूसरे की कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये वाला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहां पर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर सारे ऑप्शन हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए पढ़ के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है भैया, यहां पर हमको फ्लक्स दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि फ्लक्स जो है वो जीरो है। अच्छा जीरो है, ओवर अ सरफेस देन। अब आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस। मान लो ये एक सरफेस है तुम्हारे पास, चलो किसी दूसरी कलर से बना लेता हूं। ये एक सरफेस है, मान लो क्यूब मान लेता हूं मैं। क्या मान लेता हूं बेटा? क्यूब। देख जरा ध्यान से, ठीक है, ये क्यूब मान लिया मैंने, तो ये सरफेस हो गई आपकी। ओके, तो इनका ये कहना है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज जीरो, मतलब अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो है। जरूरी है। तो तुम्हें पता होगा कि जो अपना चार्ज हम किसी सरफेस को देते हैं तो उसके आउटर सरफेस पर रहता है। कहां रहता है? आउटर सरफेस पर रहता है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन बाहर चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। तो ये वाली बात बिल्कुल भी यहां पर सही नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। क्या लिखा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, मतलब इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा यूनिफॉर्म होगा, हमेशा यूनिफॉर्म होगा। अबे ये जरूरी थोड़ी ना यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा होगा, ये तो गलत बात है भाई, तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आइए, क्या लिखा है? द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन इंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग इट। ये बिल्कुल सही बात है। ये इसलिए सही बात है, अगर आपका चार्ज बाहर रखा है तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस में इंटर करेंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से बाहर निकलेंगी। और आपको बताया गया कि फ्लक्स दो तरह का होता है, तो लाइन इंटर कर रही है तो फ्लक्स नेगेटिव, फ्लक्स कैसा होता है? नेगेटिव। और लाइन निकल रही है बाहर की तरफ तो फ्लक्स कैसा होता है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव को टोटल कर देगा तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा तेरा? टोटल फ्लक्स कितना आएगा बेटा? तो टोटल फ्लक्स आएगा माइनस क्यू प्लस क्यू, कैंसिलेशन के बाद जीरो आ जाएगा। तो सही बात है। और फ्लक्स का मतलब होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस, जीरो है। तो ये वाला ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट बनता है, मतलब ये आपका आंसर सही है। ठीक है, ओके। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी आउटसाइड द सरफेस। यस, इस केस को जीरो बनाने के लिए सभी चार्जेस को बाहर होना पड़ेगा।
बाहर होना पड़ेगा तभी वो फ्लक्स को क्या कर पाएंगे, जीरो कर पाएंगे। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो आपको इस लाइन को लिखकर अपनी कॉपी में ये दोनों पॉइंट नोट कर लेने चाहिए ताकि आपके पास मेमोरी बनी रहे कि भाई ऐसी सिचुएशन हो तो उसकी ये आंसर हो सकते हैं। समझ तो लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए एक और नया क्वेश्चन 1.9 की बात करते हैं। क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इज। अब आगे पढ़ते हैं, यहां पर क्या लिखा है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। एक चार्ज है मान ले प्लस क्यू, ठीक है, एक चार्ज है प्लस क्यू, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। क्या ये हमेशा कंटिन्यूअस रहती है? पता नहीं, रह भी सकती है नहीं भी रह सकती, कैसे बताएंगे अभी, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट। ये एक बढ़िया बात लिखी है। अब सुन, यहां पर एक चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, कंटिन्यूअस है, लेकिन गलती से मैंने यहां पर एक नेगेटिव चार्ज पुट कर दिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पर टर्मिनेट हो जाएंगी, फिर आगे तो गई ही नहीं, और नेगेटिव चार्ज से तो कोई लाइन निकलती ही नहीं है। तो ये पाथ कंटिन्यूअस हुआ या डिसकंटिन्यूअस हुआ? चार्ज के आने की वजह से, बता, चार्ज के आने की वजह से कंटिन्यूअस हुआ या डिसकंटिन्यूअस? तो आंसर डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल गलत बात है, पहला पॉइंट तो बिल्कुल गलत है कि कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता अगर वहां पर कोई चार्ज अवेलेबल है तो, ठीक है। हाँ, तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल गलत हो जाता है। ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही बात है कि कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट। यस, कोई चार्ज नहीं है तो कंटिन्यूअस हो सकता है। ये एक अच्छी बात लग रही है कि ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, ये तो गलत है। चार्ज रखा है और नहीं रखा है तो कंटिन्यूअस हो सकता है। तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। डिसकंटिन्यूअस ओनली इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज। क्या वो नेगेटिव चार्ज होगा तभी डिसकंटिन्यूअस होगा? नहीं, मैं पॉजिटिव रख दूंगा तब भी हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट। यस, अगर हम किसी पॉइंट पर कोई चार्ज, कोई भी चार्ज रख दें, कोई सा भी रख दें, तो भी वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मतलब अब आप क्या करेंगे, ये वाली लाइन लिखकर ये दो स्टेटमेंट लिखेंगे। ये एक बढ़िया स्टेटमेंट है, एक बढ़िया सवाल है, आपके कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सवाल की बात करते हैं। यहां पर क्या लिखा है, इफ देयर वेयर ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स। अच्छा, इसका ये कहना है कि भैया इस दुनिया में केवल एक ही प्रकार का चार्ज होता तो क्या होता? तो हमें पता है चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है आपका बेटा नेगेटिव। लेकिन ये कह रहा है कोई एक टाइप का चार्ज है, ठीक है, मान ले, चल प्लस क्यू चार्ज है, मान ले इस दुनिया में प्लस क्यू चार्ज है, तेरी बात मान ली, चल बोल क्या कहना चाह रहा है। अब ये कहना चाह रहा है कि ये जो फ्लक्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कभी भी जीरो नहीं होगा उस सरफेस से। अबे यार ये तो गलत बात है यार। अभी बताया तुम्हें मैंने कि ये क्यूब है, मान लीजिए क्यूब है, सिलेंडर है, कुछ भी है, अगर मैं चार्ज को यहां पर रख दूंगा तो जितनी फील्ड लाइन इंटर करेंगे उतनी आउट हो जाएंगी, तो फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा। तो यानी कि EDS नॉट इक्वल टू जीरो तू बोल रहा है तो गलत बात है, फ्लक्स तो जीरो हो गया, यहां पर फ्लक्स तो क्या हो गया, जीरो हो गया भाई। तो हमेशा जीरो नहीं होगा, ये तो गलत बात है। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता इसका, ये ऑप्शन नहीं हो सकता इसका भाई। आगे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। ये क्या लिखा है, EDS इक्वल टू जीरो इफ द चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस। यस, बिल्कुल सही बात है, अगर चार्ज आउटसाइड है तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है, करेक्ट बात है। तो ये ऑप्शन को हमको सही मानना पड़ेगा। चलो, EDS कुड नॉट बी डिफाइंड। अब फ्लक्स जो होता है चार्ज की वजह से डिफाइन होता है, मुझे कह रहा डिफाइन ही नहीं होगा। हट, अब नेगेटिव और पॉजिटिव फ्लक्स डिफाइन करना है तो चार्ज की वजह से डिफाइन होता है, ये कह रहा डिफाइन ही नहीं होगा, गलत बात है, गलत बात है बिल्कुल। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि दिस इज गॉस लॉ, इफ चार्ज ऑन मैग्नीट्यूड क्यू वेयर इनसाइड दी सरफेस। यस, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इनसाइड दी सरफेस को लिया जाता है, इसके अंदर जो चार्ज है उसके अंदर का ही मैग्नीट्यूड लिया जाता है इसमें। तो बिल्कुल सही बात है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, एक बढ़िया इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और जोरदार क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्पलर का, देखिए क्या बोल रहा है। कंसीडर अ रीजन इनसाइड विच देयर आर वेरियस टाइप ऑफ चार्जेस। बढ़िया बात है। तो ये मान लो हमारे पास एक रीजन है, आइए फील करा देंगे इस सवाल को तुम्हें जोरदार तरीके से। एक रीजन है, क्या है भैया, रीजन है। ओके, दिस इज द रीजन। ठीक है, इसके अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप की वैरायटी ऑफ चार्जेस हैं। डिफरेंट टाइप की वैरायटी ऑफ चार्जेस कैसे हो सकते हैं, देखो इस तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डाइपोल्स हो सकते हैं इसके अंदर। क्या हो सकते हैं, डाइपोल्स हो सकते हैं, डाइपोल्स, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। न्यूट्रल चार्ज हो सकते हैं इसके अंदर। कौन से चार्ज हो सकते हैं, न्यूट्रल चार्ज हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये
एक रीजन है जिसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ चार्जेस हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ चार्जेस। चलो बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। अब आइए आगे बात करते हैं। अब इनने ये कहा है कि वेरियस टाइप ऑफ चार्जेस बट द टोटल चार्ज जीरो, मतलब इन सबका टोटल चार्ज वो कितना है सर, जीरो है, मतलब नेट चार्ज जीरो है। ठीक है, जीरो होना चाहिए, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, जितने डाइपोल उतने डाइपोल, जितने ये देखो डाइपोल का एक पॉजिटिव ये पॉजिटिव, जीरो हो गया, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, मतलब देखो जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, और न्यूट्रल पे तो वैसे भी चार्ज नहीं होता, तो इन सबका नेट चार्ज जीरो है। सही बात है, तो सवाल में जो बोला वो मैंने यहां बनाया। अब आगे की बात करते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरली जीरो, मतलब ऐसी सिचुएशन में किसी पॉइंट पर जाके अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करूंगा तो वो हमेशा जीरो होगी, नेसेसरली जीरो होगी, आवश्यक है। तो ये तो गलत बात है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट ऑफ चार्ज है, इफेक्ट ऑफ चार्ज है। अगर ये वाला चार्ज आपका यहां बैठा हुआ है तो ये इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा नेगेटिव, और ये वाला जो चार्ज है ये इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, यार जो भी इसकी डायरेक्शन है भाई, इसकी जो भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। तो इस पॉइंट पर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं होंगे तो जीरो कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है। नेट चार्ज जीरो है वो मैं मानता हूं, लेकिन चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर सेम नहीं होगी, मतलब अलग अलग होगी, तो आप कैसे कह सकते हो जीरो? तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनेगा वो केवल डाइपोल के कारण बनेगा, केवल डाइपोल के कारण बनेगा। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, इसमें नंबर ऑफ वैरायटी वाले चार्ज है, उनके कारण भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। ठीक है, एक देखिए यहां पर द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इन सबके इफेक्ट से जो बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट क्यू ऑफ द डिस्टेंस फॉर लार्ज आर वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम अ ओरिजिन, दिस रीजन। ओके, इससे बहुत दूर चले गए हम, बहुत दूर चले गए, मतलब आर की वैल्यू इसके ओरिजिन से बहुत ज्यादा दूर है, तब वो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो डोमिनेंट इनके इफेक्ट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ये होगा। तो ये तो बात सही है, क्योंकि हमने एक्सियल पोजीशन पढ़ी है। एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 kp अपॉन क्या बोलते हैं RQ, ठीक है, और एक्सियल पोजीशन में होता है ये एक्सियल लाइन पर, और इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होता है भैया? तो इक्वेटोरियल लाइन पर होता है kp बटा RQ होता है। तो अगर मैं इसको कांस्टेंट मान लूंगा तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा क्योंकि, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये हमने डेरिवेशन भी करके दिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। डोमिनेंट वर्ड लिख दिया, मतलब डाइपोल के साथ साथ जितने भी हो उन सबके कारण यहां पर इफेक्ट इतना है, ये सही बात है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? द वर्क डन टू मूव अ चार्ज पार्टिकल अलोंग अ क्लोज पाथ, ओके, अवे फ्रॉम द रीजन। अरे भाई इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, कैसा भी आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ रहा होगा। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को पकड़ा तुमने, और उस चार्ज को पकड़ के क्लोज लूप में चलाया, ऐसे 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 ऐसे, उसी लोकेशन में वापस लाए, तो ये एक बंद लूप बना लिया, क्लोज लूप बना लिया। अब इस क्लोज लूप में तू जो वर्क डन करेगा वो कितना होता है? जीरो होता है। सही बात है, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि हम जब एक ऑब्जेक्ट को, m मास की ऑब्जेक्ट को, इस पर ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है mg, और हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं h हाइट पर, तो हम नेगेटिव वर्क डन किया mgh, और वापस जब नीचे लेकर आते हैं तो फोर्स नीचे ही काम कर रहा है, हाइट सेम है, तो हमने कैसा वर्क डन किया? पॉजिटिव वर्क डन किया। तो यहां से चले ऊपर और ऊपर से नीचे वहीं वापस आ गए, तो टोटल वर्क डन निकालो तो कितना आया? जीरो। यस, जीरो आ गया। तो ये चीज हमने सीखी है कि एक क्लोज लूप के लिए वर्क डन जो होता है जीरो होता है, बट फोर्स कौन सा होना चाहिए? कंजर्वेटिव। तो यहां पर फील्ड कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है एक क्लोज लूप के लिए, क्योंकि वो कंजर्वेटिव है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है। तो मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको इस सवाल को समझा दिया है, मुझे नहीं लगता कोई चीज यहाँ पर बची होगी, मजा आया होगा तुम्हें। ठीक है, ठीक है भाई, चल आगे बढ़ते हैं। एक और जोरदार क्वेश्चन देख इधर, एक और बढ़िया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इन फिगर। ओके, ये फिगर में दिखाए गए हैं। एंड अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r, इसका जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस हमको r दे रखा है। ठीक है भाई, r दे रखा है,
उसके अंदर एक क्यू चार्ज है जो कि सेंटर पर रखा गया है, ये क्यू चार्ज है पॉजिटिव जो सेंटर पर रखा गया है, ठीक है। देन फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज, अब ये सही होगा गलत होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, गॉस थ्योरम हम जानते हैं, अप्लाई करके देख लो। क्यू अपन क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है एनक्लोज्ड, ये कौन सा चार्ज होता है एनक्लोज्ड होता है। तो चल देख इसके अंदर एनक्लोज्ड चार्ज कौन कौन से हैं, इस लूप के अंदर एनक्लोज्ड चार्ज कौन कौन से हैं, एक तो प्लस क्यू है और एक कौन सा है माइनस 2q है। तो फ्लक्स हम निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा माइनस क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, मतलब सही बात है, पहले ऑप्शन में जो फ्लक्स बोल रहा है इस लूप से कनेक्टेड यही होगा, करेक्ट है, सही बात है, दिस इज अवर आंसर। अगले पॉइंट की बात करते हैं, फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज दिस, एक स्फीयर की सरफेस पर जो फील्ड होगा वो तो, अबे भाई फील्ड किसका इफेक्ट होता है, चार्ज का इफेक्ट होता है, तो ये वाला चार्ज भी तो बैठा है, ये भी सरफेस पर फील्ड बनाएगा, ये वाला चार्ज भी सरफेस पर फील्ड बनाएगा, ये वाला चार्ज भी सरफेस पर फील्ड बनाएगा किसी लोकेशन पर। और अब आप देख पा रहे हैं कि हर चार्जेस की लोकेशन अलग अलग है, डिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है, और डिस्टेंस अलग अलग है तो जाहिर सी बात है फील्ड एक जैसा कैसे हो सकता है, यही क्यों होगा, तो गलत बात है, ये तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ठीक है। हाँ अब बात करते हैं फ्लक्स थ्रू आउट द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू 5q इज 0, ये बिल्कुल सही बात है, ये एक बिल्कुल सही बात है कि ये चार्ज बाहर रखा हुआ है तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पर एंटर करेंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से लीव हो जाएंगी, इन होंगी उतनी ही आउट हो जाएंगी, तो नेट फ्लक्स सरफेस से लिंक्ड ड्यू टू दिस चार्ज कितना होगा 0, तो 0 सही बात है, करेक्ट बात है। लेकिन अब बात करें फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू माइनस क्यू इज सेम एवरीवेयर, अबे ये तो गलत बात है भाई, ये चार्ज यहां रखा है, इससे ये वाला डिस्टेंस देखेगा तो ये अलग आ रहा है, ये डिस्टेंस देखेगा तो ये अलग आ रहा है, ये डिस्टेंस देखेगा तो ये अलग आ रहा है, ये डिस्टेंस देखेगा तो ये अलग आ रहा है, यहां पर पास में आ रहा है, यहां पर दूर जा रहा है, यहां पर बहुत दूर जा रहा है, तो भाई डिस्टेंस अलग अलग हो गए और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। एक बढ़िया चमकदार क्वेश्चन समझ में आया हुआ, एक और जोरदार क्वेश्चन देखिए, इसको करते हैं, इसको देखिए, ये एक मजेदार क्वेश्चन है, आइए बात करते हैं। यहां लिखा हुआ है अ पॉजिटिव चार्ज Q, एक पॉजिटिव चार्ज Q है, इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर रिंग है जिस पर हमने Q चार्ज दिया और वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सरफेस पर, ठीक है भाई। आगे की बात करते हैं, आगे क्या लिखा है, इसका रेडियस R है, ठीक है, R है। अ स्मॉल टेस्ट चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ दी रिंग, इसके सेंटर पर एक स्मॉल क्यू चार्ज हम प्लेस कर देते हैं। अब कहानी सुनिए, क्या लिखा है पहले पॉइंट में, इफ क्यू ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा पक्का, एंड इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, इसको डिस्प्लेस करते हैं सेंटर से दूर की तरफ, प्लेन में, ये सीट रखी हुई है, ऐसे सीट रखी हुई है, सीट मतलब एक प्लेन है और इस प्लेन में हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, सेंटर से इधर की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये मान लो ये चार्ज है तुम्हारा, इस चार्ज को तू सेंटर से इधर की तरफ ले जा रहा है, तुझे प्लेन में तो चल रहा है ना भाई, तो प्लेन में तू इसको डिस्टर्ब कर रहा है, यहां ले जा रहा है, कहां ले जा रहा है, इधर की तरफ ले जा रहा है इस चार्ज को, प्लस क्यू को, ठीक है। तो क्या पंगा है, इट विल बी पुश इट बैक टूवर्ड द सेंटर, मतलब ये पुश होकर दोबारा सेंटर की तरफ आ जाएगा। अच्छा अब तुम ये बात बताना, जब ये चार्ज यहां पर रखा था तो ये जो डिस्टेंस था इन सभी चार्जेस के कारण सेम था, मतलब इन सभी चार्जेस से ये इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था रिपल्सन का, इन सभी चार्जेस के कारण, उतनी क्वांटिटी के चार्जेस जहां पर भी अवेलेबल थे तो ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहे थे, तो बेचारा ये वही बैठा था। अब तुमने जानबूझ के इसको डिस्टर्ब कर दिया, जहां पर ले आए तुम इसको इधर की तरफ ले आए, इधर की तरफ जैसे ही तुम लेकर आओगे तो तुम यहां पर देख पा रहे हो इन चार्जेस से इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सब चार्जेस इसके नजदीक आ गए, तो नजदीक आ जाएंगे तो फोर्स और रिपल्सन बढ़ जाएगा कंपेयर टू दिस चार्ज, तो इस पर सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा तो ये दोबारा से जंप करके कहां पहुंच जाएगा, सेंटर पर पहुंच जाएगा, यस, तो वापस आएगा, बिल्कुल सही बात है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, बिल्कुल सही बात है यहां पर, ठीक है, समझ में आई बात, चल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इफ Q लेस देन 0, मतलब आपका ये Q नेगेटिव है, and it is displaced away from the center in the plane of the ring, it will never return to the center and will continue moving till it hit the ring, okay। यहां पर मान लो नेगेटिव चार्ज है, अभी जितने पॉजिटिव है वो सब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर वाले इधर के पॉजिटिव इधर की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये सेम डिस्टेंस पर है तो कहीं नहीं जा पाएगा, वहीं खड़ा रहेगा। अब तुमने जानबूझ के इसको डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब करोगे
तो ये नेगेटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्ज के नजदीक आएगा लेकिन इनसे दूर जाएगा, तो इनके कारण लगने वाला इधर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मान लो वो मैं मान लेता हूँ 1, और इन सबके कारण इधर की तरफ लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा 2, तो F2 की वैल्यू बढ़ जाएगी, F1 की घट जाएगी, तो जाहिर सी बात है ये चार्ज इस पर वापस नहीं आएगा बल्कि इधर की तरफ मूव कर जाएगा और जाके रिंग को हिट कर देगा। क्या कर देगा? हिट। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर सही बात है। अच्छा, इस पॉइंट की बात करते हैं। इफ Q मतलब आपका नेगेटिव ही है, इट विल रिफॉर्म SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी एक्सेस। चलो इसको समझते हैं, ये एक बढ़िया चीज यहां पर आई। ये मान लीजिए आपकी एक रिंग है, इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है बेटा। इसका एक्सेस कहाँ होगा सर? बीच में एक्सेस होगा, ये एक्सेस है इसका, ये एक्सेस है। इसके एक्सेस पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है सर। इसको आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर लिया, मान लो dx कर लिया, dx करके आप यहाँ पर ले आए इसको माइनस की को। अब क्या होगा? ध्यान से देख, अब ये होगा बेटा, ये पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स इधर की तरफ बनेगा टूवर्ड सेंटर, तो ये इधर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा सभी चार्जेस के कारण, तो ये इधर की तरफ आएगा। जैसे ही इधर की तरफ आएगा, अच्छा इसको जब मैं डिस्प्लेस करूंगा तो मुझे इन सभी चार्जेस के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, तो मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, बहुत ताकत लगानी पड़ रही है क्योंकि ये सभी चार्ज मिलकर उसको खींच रहे हैं। तो यहां पर आके मैं ये कहता हूं कि बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, सब इसको खींचना है, तो ये नेट फोर्स इधर बनेगा तो इधर की तरफ भागेगा। जैसे ही भागेगा तो ये सेंटर पे आएगा, लेकिन इसके पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, इनर्शिया। और वेलोसिटी ऑफ इनर्शिया कहता है कि तू बेटा अब यहाँ नहीं रुकेगा, इसके बाद मोशन आ चुका है, अब ये इधर की तरफ भागेगा। अब जब ये इधर की तरफ भागेगा तो ये सारे के सारे चार्जेस माइनस Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी जीरो होती जाएगी और एक्सट्रीम पे जाके इसकी वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो जाएगी। और जैसे ही एक्सट्रीम पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो ये अगेन सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो दोबारा से ये वापस आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं? इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको थोड़ा सा अगर हम डिस्प्लेस करते हैं तो ये अपनी मेन पोजीशन मतलब सेंटर की तरफ सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर देगा, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, जहां पर जो क्वेश्चन बोली जा रही है। हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, बट इसमें नहीं पूछा है, कोई बात नहीं, कहीं पूछेगा तो हम निकालेंगे भी, ठीक है। ये इसका आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट। Q at the center of the ring is in unstable equilibrium within the placed on the ring this। तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अगर हम डिस्प्लेस कर देंगे तो वो उसकी पोजीशन क्या अनस्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो ये देखिए समझते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्यों है? जितना फोर्स इधर की तरफ रिपल्सन का लग रहा है इन सभी चार्जेस के कारण, उतना ही फोर्स इधर की तरफ लग रहा है इन सभी चार्जेस के कारण, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो जाहिर सी बात है ये वाला फोर्स बढ़ गया, ये वाला फोर्स घट गया, तो ये दोबारा से उसको पुल अप करके वापस कहाँ फेंक देगा? सेंटर पर। तो जो चीज को हम डिस्टर्ब करें और दोबारा वो वापस वहीं आ जाए, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, नॉट अनस्टेबल। तो ये बात बिल्कुल गलत है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा आशा करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब आइए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ गए आपके। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? एन आर्बिट्ररी सरफेस, आप किसी भी प्रकार की सरफेस इमेजिन कर सकते हैं, ऐसी कर सकते हैं, ऐसी कर सकते हैं, क्यूब ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम मेरे भाई, कुछ भी ले सकते हैं। इसके अंदर हमने किसको रख दिया? डाइपोल को रख दिया। किसको रख दिया? डाइपोल को रख दिया। डाइपोल पर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों तरह के दोनों टाइप के चार्ज होते हैं, सही बात है कि नहीं? What is the electric flux through this surface? तो इससे लिंक्ड किसी भी टाइप की शेप हो, इससे लिंक्ड फ्लक्स बताना है। तो फ्लक्स निकालने के लिए गॉस थ्योरम हम यूज करेंगे। गॉस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर एनक्लोज, टोटल एनक्लोज चार्ज कौन सा है? शेप कोई सी भी हो, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, तो नेट चार्ज कितना आ गया? जीरो। दिस इज अवर आंसर, जीरो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया सवाल था, आसान। आइए इसकी बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है अपन समझिए इसको जरा ध्यान से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अब मेटालिक स्फेरिकल सेल है, एक मेटालिक स्फेरिकल सेल है जिसकी इनर सरफेस, इनर मतलब ये वाली सरफेस, इसको मैं इनर बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ भैया? इनर। तो फिर ये कौन सी हो जाएगी? आउटर हो जाएगी, ठीक है, ओके। इसके ये सेंटर हो गया। इनर सरफेस का रेडियस हमको दे रखा है R1,
आउटर सरफेस का रेडियस हमको दे रखा है R2। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कैविटी। इसके अंदर स्फेरिकल कैविटी है, यहां पर एक प्लस Q चार्ज को पुट कर दिया। व्हाट विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस और आउटर सरफेस पर निकाल लिया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये प्लस Q चार्ज है, तो इंडक्शन मेथड से यहां कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा माइनस Q, और यहां पर कौन सा डेवलप हो जाएगा प्लस Q। भाई प्लस से क्या बनेगा माइनस, और माइनस से क्या बनेगा आउटर सरफेस पे प्लस बनेगा। तो इनर सरफेस पर कौन सा चार्ज है नेगेटिव, और हमें निकालनी है चार्ज डेंसिटी स्फीयर की। तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, ये फॉर्मूला होता है। तो इनर सरफेस पर फॉर इनर सरफेस, इनर सरफेस, तो इनर सरफेस पर चार्ज कैसा है माइनस Q बटा एरिया, और एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई R स्क्वायर, और इसकी रेडियस कितनी है R1 का स्क्वायर। डन, ये आपकी इनर सरफेस की डेंसिटी आ गई। अब निकालेंगे फॉर आउटर सरफेस। क्या निकालेंगे बेटा आउटर सरफेस, तो आउटर सरफेस के लिए निकालेंगे, आउटर सरफेस के लिए निकालेंगे तो वो उस पर चार्ज कैसा है पॉजिटिव है, पॉजिटिव Q, और नीचे 4 पाई R2 का स्क्वायर। दिस बढ़िया सवाल था, समझ में आया होगा। इंडक्शन मेथड इन्वॉल्व है यहां पर। चलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है भैया, यहां पर क्या लिखा हुआ है, द डायमेंशन ऑफ एन एटम आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन एंगस्ट्रॉम। तो जो आपका एटम होता है उसका जो ऑर्डर होता है वो एंगस्ट्रॉम में होता है। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर। सही बात है, कोई दोहराए वाली बात नहीं है। दस देयर मस्ट बी लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्रोटॉन, मतलब ये प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में एक लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। वाई देन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जीरो। तो फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। पहली बात तो ये याद रखना कि जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो नेट चार्ज कितना हो गया सर? नेट चार्ज तो एटम का कितना हो गया? जीरो हो गया, यानी कि एटम न्यूट्रल है। एटम क्या है? न्यूट्रल है। तो अगर कोई चीज न्यूट्रल है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना सकती है? बना ही नहीं सकती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनाती है? जब हम इसको एक्सेस चार्ज देते हैं, एक्सेस चार्ज देते हैं। क्या चार्ज देते हैं? एक्सेस। और वो एक्सेस चार्ज हमेशा सरफेस के, आउटर सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिकॉज ऑफ रिपल्सन। चार्जेस की भी रिपल्सन होता है, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाता है? जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाता है? जीरो। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता सकता हूं इसका, सुनो। ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे इधर की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज से इधर की तरफ निकलेंगे। तो इस पॉइंट पर इन दोनों चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? जीरो। इससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर निकल रही है इधर वाले चार्ज से उतनी निकलेंगे, तो इनका नेट कितना आ गया? जीरो। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बेसिस पे भी इसको समझ सकते हैं। फिर भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया कैसे। इसका प्रॉपर आंसर मैंने यहां पर लिखा हुआ है, तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। तो क्या लिखा हुआ है? सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू एक्सेस चार्ज, बिल्कुल सही बात है। व्हाट इन कंडक्टर देयर विल बी नो एक्सेस चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना जाएगा? जीरो माना जाएगा। समझ में आई बात? बढ़िया सवाल था। आइए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है अपन से, उसको समझ लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, इफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज जीरो, मतलब एक सरफेस है एनक्लोज, उसके अंदर चार्ज की वैल्यू कितनी है? जीरो है। डन इट इंप्लाई दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर, मतलब सब तरफ, यहां 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 बाहर सब तरफ, ऑन द चार्ज सरफेस इज जीरो। अरे भाई ये जो चीज मैंने आपको बताई है EDS इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर अंदर का चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? गलत बात है, नो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक फैक्टर चार्ज का, अगर बाहर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो ये पहली बात तो बिल्कुल सही नहीं लग रही मुझे यहां पर। दूसरी बात यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, कन्वर्सली इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द सरफेस इज जीरो, अगर चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कितना है? जीरो है। डज इट इंप्लाई दैट नेट चार्ज इनसाइड इज जीरो, तो जीरो हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम इसमें EDS Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसको ही जीरो बना दें
तो अंदर चार्ज कितना हो जाएगा, मतलब नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से। अब चार्ज ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगा, नहीं होगा ना, 0 हो जाएगा। दूसरा हम जानते हैं कि EDS का जो कंपोनेंट आता है cos 90 वाला, कौन सा वाला, cos 90, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल हो तो एरिया वेक्टर जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, उस समय cos 90 होता है, और cos 90 पर प्लस कितना होता है, 0। तो जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री होता है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तब भी चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही बात है, पहला पॉइंट उसका सही बात नहीं है, हमेशा इंप्लाइज नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल का क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ यूनिफॉर्म चार्ज हॉलो सिलेंडर शो इन फिगर। ओके, एक हॉलो सिलेंडर गिवन है आपको और वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। अब आपको इसका स्केच बनाना है, देखो कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। बेटा देखिए, ये हमने एक सिलेंडर बनाया बेटा, ये सिलेंडर बनाया, इस पर चार्ज है इस तरह से। अब आपको एक बात पता होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो जाने कि इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, इधर निकलने वाला ऐसे जाएगा, इधर निकलने वाला ऐसे जाएगा, इधर निकलने वाला ऐसे जाएगा। अब इसके फ्लैट सरफेस पे भी चार्ज है इस तरह से फ्लैट सरफेस पे चार्ज है, तो फ्लैट सरफेस पे जो चार्ज होगा उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 चारों तरफ होगा। उसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, लाइक दिस, इस तरह से नीचे भी। ठीक है, तो ये साइड व्यू आ गया। अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे ऊपर से तो ये आपको ऐसा दिखेगा, क्या दिखेगा, इस तरह से, ये टॉप व्यू है। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, स्केच बनाना था इलेक्ट्रिक फील्ड का, देख सकते हैं आप इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए अब एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया, ये क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझते हैं जरा। देखो यहां लिखा हुआ है व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब, ये क्यूब दिखाया गया है, विथ साइड ऑफ लेंथ ए, मतलब इस क्यूब की जो साइड लेंथ है वो कितनी है, ए है। ठीक है, ओके, ए पर चार्ज क्यू चार्ज है, इज प्लेस्ड एट ए लोकेशन पर हम शिफ्ट, मतलब ये एक लोकेशन है, यहां पर हम चार्ज को रखेंगे जो कि कहां पर है, अ कॉर्नर ऑफ द क्यूब, और बी एक लोकेशन है जो मिड पॉइंट में है एजिस पर ऑफ द क्यूब, और सी एक लोकेशन है जो सेंटर ऑफ अ फेस ऑफ द क्यूब, और डी एक लोकेशन है जो मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। ठीक है भाई, तो ये सवाल के क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे जा रहे हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा इसको विजुअलाइज करना, आप ध्यान से देखना। देखो मैं आपको यहां पर बना के समझाता हूं इसको। तो ये सबसे पहले तो मैंने एक क्यूब बनाया यहां पर इस तरह से, ये बेटा क्यूब बना लिया हमने। ठीक है, अब मेरे को एक बात सुनना, जरा बताना, जो आपका गॉस लॉ होता है, ठीक है, गॉस लॉ का ये जो फ्लक्स होता है, जो टोटल फ्लक्स होता है, वो उस एनक्लोज सरफेस के, जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर अवेलेबल चार्ज का क्या होता है, 1/ε टाइम्स होता है। ठीक है, ये गॉस लॉ है आपकी। तो ये वाला जो चार्ज होता है वो एनक्लोज्ड होता है, ये वाला चार्ज जो होता है वो कैसा होता है, एनक्लोज्ड होता है। तो यहां पर इस लोकेशन पर इन्होंने क्या किया है, यहां पर चार्ज को रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है, चार्ज को। अगर वो यहां पर चार्ज को रख देंगे तो इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकलेगा, इस तरह से निकलेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनक्लोज कहां हुआ, अबे भाई ये तो यहां रखा हुआ है ना, देखो समझो इस बात को, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो चार्ज रखा हुआ है यहां रखा हुआ है, तो ये इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल रहा है। एनक्लोज कहां हुआ, अगर एनक्लोज होगा तभी गॉस लॉ अप्लाई होगा। तो हम गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए इसको एनक्लोज करना चाहते हैं, इसको बंद करना चाहते हैं, तो हमको यहां पर कितने क्यूब इस तरह से सेट करने पड़ेंगे ताकि ये बंद हो जाए। तो जरा आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं क्यूब बना सका ढंग से तो बताता हूं आपको। देखिए पहले मैं इसको सही कर लेता हूं, आइए समझते हैं। तो इसको एनक्लोज करने के लिए हम क्यूब बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, ये लाइन प्लॉट करता हूं, फिर ये लाइन प्लॉट करता हूं, फिर ये लाइन प्लॉट करता हूं, फिर ये लाइन प्लॉट करता हूं। ठीक है, ओके, इसको हम मिला लेते हैं और इसको हम मिला लेते हैं, इसको हम मिला लेते हैं इस तरह से। अरे यार ये थोड़ा आगे जाएगा, अब भाई साहब क्यों नहीं बना पा रहा मैं। ठीक है, समझ लो, मतलब ये यहाँ पर रखा है तो मैंने, आप क्यूब बना के चेक कर लेना भाई, मैं तो क्यूब नहीं बना पा रहा, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही समझिए। तो देखो ये क्यूब है, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, तो इसको एनक्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और क्यूब रख देंगे ऐसे। अरे भाई ठीक है, समझो भारी किताब है, ऐसे क्यूब रख देंगे एक और। ठीक है, तो जैसे ही आप यहां पर रखोगे तो एक क्यूब ये था, एक क्यूब ये था। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक, तो ये 4 क्यूब आ गए। तो इधर से हमने इसको पकड़ लिया,
इसके इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इधर से तो पकड़ लिया, लेकिन इधर का वेस्ट जा रहा है, तो यहां पर भी 1 2 और 3 और 4, तो मतलब 8 क्यूब लगेंगे आपके। कितने क्यूब लगेंगे? 8। मतलब इस चार्ज को अगर आप यहां रखते हैं तो इसके 8 क्यूब लगेंगे, ठीक है, 8 क्यूब्स लगेंगे। कितने क्यूब्स लगेंगे बेटा? 8। 4 पीछे 4 इधर, तब जाके ये चार्ज जो होगा वो आपका सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, मतलब एनक्लोज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज को अगर आपने एनक्लोज कर दिया तो उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स क्या होगा? 8 क्यूब्स की वजह से टोटल फ्लक्स क्या होगा? तो वो होगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। लेकिन आपने क्यूब कितने यूज किए हैं? सर 8 यूज करें, तो एक क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो यस, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट होगा। कितना होगा? Q अपॉन 8। बेटा 8 क्यूब्स थे, उनके कारण टोटल फ्लक्स ये होता है। लेकिन अगर आप एक क्यूब की बात करोगे तो आपको 8 का क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, समझिए इस बात को। तो ये इसका आंसर हमारा आ गया है कितना? यस, 5 इक्वल टू Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब दूसरे पॉइंट की बात करें, बी कहां पर है? मिड पॉइंट पर, मतलब यहां पर है। तो ये यहां पर है, तो इसको जरा समझिए। ये यहां पर है, देखिए यहां पर बीच में, ये है ना, सॉरी यहां पर है, यहां पर है बीच में। तो इसको एनक्लोज करने के लिए कितने क्यूब चाहिए पड़ेंगे? एक यहां पर रखना पड़ेगा, एक ऊपर, एक इधर, मतलब 4 क्यूब्स लगेंगे आपके। कितने क्यूब्स लगेंगे? 4। तो 4 क्यूब्स लगेंगे तो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब के लिए कितना होगा? तो आंसर है यस, इसका आंसर हो जाएगा बेटा, बहुत अच्छी बात है, 5 इक्वल टू Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, क्योंकि 4 क्यूब यूज करें ना, तो एक क्यूब के लिए कितना होगा? Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं सी पॉइंट की। तो सी पॉइंट की बात करेंगे तो सी पॉइंट आपका कहां आ रहा है? बीच में आ रहा है। देखिए यहां है, यहां बीच में सी पॉइंट यहां आ रहा है, और वो भी बीचों बीच है। तो आपको कुछ नहीं करना, एक क्यूब और रख देना है तो वो एनक्लोज हो जाएगा। तो मतलब इसको एनक्लोज करने के लिए हमको कितने क्यूब्स लगेंगे? 2। तो एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? यस, एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स होगा आपका 5 इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये भी ठीक उसी के बीच में है, इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, तो इससे ही फ्लक्स कितना होगा? 5 इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। थोड़ा सा विजुलाइजेशन इसमें करना है कि अगर हमको एक चार्ज को अलग अलग लोकेशन पर रख दें तो हमको कितने क्यूब अरेंज करने पड़ेंगे ताकि एक क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स हम निकाल सकें। ठीक है, पूरे एनक्लोज सरफेस के कारण फ्लक्स का फॉर्मूला तो वही होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपने कितने क्यूब्स यूज किए? अगर 8 की है तो एक के लिए 1/8 का मल्टीप्लाई करना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। 4 की है तो 1/4 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 की है तो 1/2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे करना है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इसका आंसर है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होगा यहां से। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो जरा समझिए, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, आइए मैं पढ़ के बताता हूं। इन्होंने ये कहा है कि अ पैसा कॉइन इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉय। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से बना हुआ है उस, एंड वेइंग 0.75 kg। ओके, उसका मास है 0.75 kg। इट हैज अ स्क्वायर शेप का है, एंड इट्स डायगोनल मेजर 17 मिलीमीटर। उसका डायगोनल जो है वो 17 मिलीमीटर है, ये मेजर किया गया है। ठीक है, अच्छा, तो आपका इस तरह से एक मटेरियल है जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के एलॉय से मिलकर बना हुआ है। मास दे रखा है 0.75 kg, किसका? सब्सटेंस का मास दे रखा है। ठीक है, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है नेट चार्ज 0। नेट चार्ज 0, नेट चार्ज कितना है? 0। अच्छा, एंड कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ओके, इसका मतलब नेट चार्ज का मतलब ये हुआ कि जितना उसमें पॉजिटिव होगा उतनी ही क्वांटिटी में उसमें क्या होगा? नेगेटिव। इसलिए नेट चार्ज कितना होता है? 0। कोई खास बात नहीं है। चलो आगे क्या बोल रहे हैं? रेटिंग द पैसा कॉइन मेड अप ऑफ ओनली एल्यूमिनियम। अगर ये अकेला एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो आपको फाइंड करना है कि इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ओके, कर लेंगे। What conclusions do you draw from this magnitude? तो ये जो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे वो हमको क्या बताएगा, उससे क्या कंक्लूजन निकलेगा?
आइए बात करते हैं। अब मेरी बात जरा ध्यान समझना इस सवाल के लिए। आपको एक मटेरियल दिया है, ठीक है, सही बात है, उसका नेट चार्ज कितना है, 0 है। क्यों 0 है? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है। तो तेरे से क्या पूछ रहा है? नेट चार्ज नहीं पूछ रहा, वो तो बता दिया 0 है, सबको ही पता है 0 है। लेकिन वो तेरे से पूछा 0 होने के लिए पॉजिटिव कितना, नेगेटिव कितना। 0 होने के लिए पॉजिटिव कितना, नेगेटिव कितना, तो मतलब तेरे से चार्ज पूछ रहा है, पॉजिटिव कितना और नेगेटिव। अब चार्ज निकालना है, देखो चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Q = NE। कहीं से भी अगर हम n का वैल्यू निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। इसमें रख देंगे, E का वैल्यू हमको याद रहता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ आंसर आ जाएगा। तो हम n निकालना चाहते हैं, तो हमें ये पता चल जाए कि ये जो एल्यूमिनियम है इतने ग्राम का है, 0.75 ग्राम का है। इसके अंदर कितने एटम्स होंगे, किसके? एल्यूमिनियम के। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है आपका वो होता है N/एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस और मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। जो भी आपने मटेरियल लिया उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो यहां से हम n की वैल्यू निकालेंगे, तो n की वैल्यू क्या आएगी, मास ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। अब मास ऑफ सब्सटेंस दे रखा है कितना, 0.75 ग्राम, ठीक है। एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर मास आपको याद होना चाहिए 26.98 कुछ होता है, ठीक है। चलो बढ़िया। एवोगैड्रो नंबर हमको पता है 6.02 × 10⁻23 होता है। तो ये क्या आ गया, n आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, वो हमारा आ गया। लेकिन उन मॉलिक्यूल्स के पास जो एल्यूमिनियम का एटम है उसके पास प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन कितने होते हैं, 13। प्रोटॉन कितने होते हैं, 13। तो हम 13 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो ये आपको क्या मिलेगा सर, ये n मिलेगा। क्या मिलेगा, n। इस n की वैल्यू को यहां पर पुट ऑन कर देंगे और E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको आपको सॉल्व करना है, बढ़िया कैलकुलेशन करनी है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव है। और जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको Q मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बेटा, तो आपको Q मिल जाता है, यहां पर आंसर में दिया हुआ है कितना, यस 3.48 × 10⁻⁴ कूलम। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, करके देखिए, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन करने बैठ जाऊंगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो आप ट्राई करिए, मैंने आपको मेथड बता दिया कि करना क्या है, ठीक है। अप्रोच कैसे करना ये जरूरी है, कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे, ठीक है बेटा। चल, तो ये आपका आंसर आ जाता है। आंसर कितना आ जाता है, एक बार मैं यहां पर लिखता हूं। तो पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाता है 3.48 × 10⁻⁴ कूलम। ये आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है बेटा। अब सुन जरा ध्यान से, इसको थोड़ा सा अगर इसके आंसर से मैच किया जाए तो हम पावर को एडजस्ट कर सकते हैं, इसको यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं पॉइंट को। तो 34.8, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, किलो। तो 34.8 किलो कूलम ये चार्ज आ गया। अरे भाई साहब देख रहे हो आप, 34.8 किलो कूलम, बहुत बड़ा चार्ज है ये। इतना चार्ज का मतलब क्या है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि जितना, अब इतना ही पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। तो इनकी न्यूट्रलिटी को अगर आप ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल है, आप उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चार्ज लार्ज अमाउंट में। तो वही यहाँ पर कंक्लूजन दिया हुआ है, नॉर्मस अमाउंट ऑफ चार्ज दस बी दैट ऑर्डिनरी न्यूट्रल मैटर कंटेन नॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो बहुत अधिक क्वांटिटी में यहाँ पर चार्ज है, तो उसकी न्यूट्रलिटी को ब्रेक करना काफी डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। यहां पर क्या लिखा है, कंसीडर अ कॉइन ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल जो अभी हमने किया है 1.20 की बात कर रहा है। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड कंटेन, ओके, न्यूट्रल एंड कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ओके, ये भी हमको पता है। वो कितना आया था मैग्नीट्यूड, यस 34.8 किलो कूलम आया था। उतना ही नेगेटिव आया होगा, 34.8 किलो कूलम उतना ही नेगेटिव होगा, ठीक है, इसलिए अब उसको न्यूट्रल बोल रहा है। Suppose that these equal charges were concentrated in 2 points charges separated by, अब इनको concentrate मान लीजिए, अलग अलग मान लीजिए, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक ये है नेगेटिव और एक है ये पॉजिटिव, ठीक है। अब इनकी अलग अलग डिस्टेंस आपको गिवन है सवाल में, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, 100 मीटर पर रखेंगे और अर्थ की रेडियस के बराबर रखेंगे। तो बताइए कि इनके बीच में फोर्स क्या होगा। तो ये बड़ा आसान है, जब आप 1 सेंटीमीटर लेंगे तो फोर्स क्या होगा, 1 मीटर लेंगे तो फोर्स क्या होगा, और यस 10⁶ मीटर लेंगे तो फोर्स क्या होगा। मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस इतना इतना होगा तो फोर्स क्या होगा। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है इसमें। फोर्स का फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 बटा R²।
K की वैल्यू आपको पता है 9 10 टू पावर कितनी होती है 9। Q1 आपको दे रखा है 34.8 किलो कूलाम है, तो कूलाम में चेंज कर लेंगे। यस 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाई 34.8 किलो कूलाम है, तो कूलाम में चेंज कर लेंगे बेटा। अपॉन डिस्टेंस कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 टू पावर -2 मीटर का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो भी फोर्स की वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से 1 मीटर रख के सॉल्व करना है, 10 टू पावर 6 रख के सॉल्व करना है। तो मैं आपको आंसर दिखाता हूं इसका। आंसर को जरा समझिए, आंसर को जरा समझिए। जब आप 1 सेंटीमीटर पर कैलकुलेशन करते हैं तो आपका आंसर देख रहे हो कितना आ रहा है 10 टू की पावर 23 न्यूटन। 10 के पीछे तेज जीरो लगानी पड़ेगी, जाने की इतना जबरदस्त चार्ज है। अगर आप उसको 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रख देंगे ना तो उनको एक दूसरे से अलग करना नामुमकिन ही है लगभग, इतना ज्यादा जोरदार फोर्स है। देख रहे हो 10 की घात 23 न्यूटन। ओके, अगर हम बात करें जब उनके बीच की दूरी 1 मीटर होती है तो ये जो फोर्स होता है वो कितना हो जाता है 10 टू पावर 15 न्यूटन हो जाता है। अभी भी बहुत बड़ा फोर्स है, बहुत बड़ा फोर्स है 15 न्यूटन। और जब इनके बीच की दूरी अर्थ की रेडियस के बराबर हो जाती है, अर्थ की रेडियस के बराबर हो जाती है तो देख रहे हो 10 टू पावर 7 न्यूटन फोर्स लगता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग लोकेशन पर इतना तगड़ा चार्ज को रखा जाएगा तो उनके बीच में फोर्स बहुत लार्ज होता है, जहां पर देख सकते हैं। तो इससे कंक्लूजन आपका क्या निकलेगा, व्हेन सेपरेटेड एज point charges, these charges exert an enormous force, it is not easy to disturb electrically neutrality। मतलब उनकी जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी है उसको आसानी से डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता जब इतना लार्ज अमाउंट में चार्ज आप पुट करते हो इतनी लोकेशन पर। समझ रहे हो 1 सेंटीमीटर पर देखो भाई 10 टू की पावर 23, 1 मीटर पे देखो कितना, और जब अर्थ की रेडियस पे जाकर रखा एक इस कोने पर एक उस कोने पर, तब भी फोर्स कितना है 10 टू पावर 7 न्यूटन। सोचिए कितनी जबरदस्त क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं 1.22। ओके, 22 नंबर का हमारा क्वेश्चन आ चुका है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं, जरा समझिए जरा बात को। यहां पर लिखा हुआ है 1.10, ये एग्जांपल है, रिप्रेजेंट अ क्रिस्टल यूनिट ऑफ सीजियम क्लोराइड। ओके, सीजियम क्लोराइड का ये क्रिस्टल है हमारे पास। ठीक है, सीजियम क्लोराइड का है। द सीजियम एटम रिप्रेजेंटेड बाय ओपन सर्कल आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर। जो सीजियम एटम है वो कॉर्नर पर शिफ्टेड है। इस तरह से सभी कॉर्नर पर सीजियम एटम रखा हुआ है, सभी कॉर्नर पर इस तरह से। और सीजियम एटम पर जहां पर दिखाया है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सीजियम एटम रखा हुआ है पॉजिटिव, सीजियम एटम रखा हुआ है पॉजिटिव। सारे कॉर्नर्स पर क्या रखा हुआ है, सीजियम एटम रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ओके, क्या लिखा हुआ है, आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। इस क्यूब के कॉर्नर पर रखे हुए हैं। क्यूब की साइड आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा, क्यूब की साइड दे रखी है 0.40 नैनोमीटर। आपको साइड दे रखी है 0.40, लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से तो नैनोमीटर। ये आपको साइड दे रखी है, एक ही वैल्यू दे रखी है। तो इसको नैनोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 टू पावर -9 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेयर एज अ क्लोरीन एटम इज सिचुएटेड एट द सेंटर। अब क्लोरीन एटम को हम इसके सेंटर पर सिचुएटेड कर देते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज है। ओके, द सीजियम एटम आर डेफिशिएंट इन 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है, कोई खास बात नहीं है। व्हाइल द क्लोरीन एटम कैरी एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो जो क्या कहते हैं, उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया सीजियम ने, उसको क्लोरीन ने ग्रहण कर लिया, तो उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, सही बात है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन द क्लोरीन एटम ड्यू टू 8 सीजियम एटम। तो भाई साहब ये सेंटर में पड़ा हुआ है, कहां पड़ा हुआ, सेंटर में पड़ा हुआ है। ठीक है, और जो 8 सीजियम एटम है उनके द्वारा फोर्स बताना है। तो थोड़ा सा इसको विजुलाइज करने की कोशिश करना, मैं आपको अलग पेज पर समझाने की कोशिश करता हूं, बड़ा क्यूब बनाकर। देखिए, समझते हैं इस बात को, बढ़िया सवाल है, इस बात को समझते हैं। ठीक है, इस तरह से अब आपका जो क्लोरीन एटम है वो जहां पर रखा हुआ है क्लोरीन एटम। ठीक है, यहां पर सीजियम एटम है। ओके, सीजियम एटम है। अब मुझे ये बताओ, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये सीजियम एटम क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो इसके इलेक्ट्रिक, अच्छा फोर्स निकालना है, क्या निकालना है पहले ये चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है। अच्छा,
तो देखो इस सीजीएम एटम पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां होगी, इधर की तरफ होगी, ऐसे लाइक दिस, इधर की तरफ होगी भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है, इधर की तरफ होगी, ठीक है। अच्छा ये वाला सीजीएम एटम, ठीक है, इधर की तरफ, यहां पर जो सीजीएम एटम होगा, यहां पर जो सीजीएम एटम होगा बेटा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां होगी, नीचे की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी, इसके कारण इधर की तरफ होगी, इसके कारण इधर की तरफ होगी, इसके कारण इधर की, जो 8 होंगी, 8 सीजीएम एटम होंगे, तो एक सीजीएम एटम जो क्लोरीन है उसके कारण डायरेक्शन इधर, इधर वाले कारण इधर, इधर वाले कारण इधर, इधर वाले कारण इधर, और सबका डिस्टेंस बराबर है। तो आप सोच कर बताइए डिस्टेंस सेम है, और डिस्टेंस सेम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इस लोकेशन की बात करता हूं, यहां पर देखिए, यहां पर सीजीएम वो क्लोरीन एटम रखा हुआ है, इस सीजीएम एटम आप केवल 2 को समझ लीजिए। देखो एक सीजीएम एटम यहां पर है पॉजिटिव, एक सीजीएम एटम यहां पर है पॉजिटिव, बीच में सेंटर में क्या है, क्लोरीन एटम नेगेटिव, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और दोनों की डिस्टेंस देखो बेटा सेम है, ये आर है तो ये आर है मान लो, तो सेम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट कितना होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब जितने भी 8 सीजीएम एटम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे उन सब के कारण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, ठीक है, सबके कारण। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है अपन से बेटा, दूसरे पॉइंट को समझते हैं। सपोज दैट द सीजीएम एटम एट द कॉर्नर ए कॉर्नर है ये वाला, ये ए कॉर्नर है, ठीक है, ये ए कॉर्नर है बेटा, ये वाला ए कॉर्नर है, is missing, what is the net force now on the chlorine atom due to 7 remaining cesium atom। अच्छा अब यहां से एक सीजीएम एटम मिस कर दिया, ठीक है, तो यहां पर हमको नेट फोर्स बताना है। भाई तुम ये देखो, जो आपके 7 बन रहे हैं वहां पर, कैसे बन रहे हैं, 7, तो उन 7 के कारण यहां पर देखिए ये जो क्लोरीन है, जो 6 होंगे आपके, कितने होंगे, 6, जैसे यहां पर क्लोरीन है, यहां से ये वाला इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसके इधर वाला इधर की तरफ बनाएगा, कैंसिल, ये वाला इधर की तरफ बनाएगा, ये वाला इधर की तरफ कैंसिल, ये वाला इधर की तरफ बनाएगा, ये वाला इधर की तरफ कैंसिल, तो 6 कारण तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बचा कौन सा, एक बचेगा, ठीक है, एक बचेगा, तो उसके कारण कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो उसके कारण अगर ये कैंसिल नहीं हो पाएगा तो हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकालना पड़ेगा, तो उसके कारण हम निकालेंगे यहां पर। तो देखो एक सीजीएम एटम की वजह से कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पर उसके एब्सेंस में दूसरा सीजीएम एटम अवेलेबल नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, कि एक सीजीएम एटम के जस्ट सामने वाला दूसरा हमने मिस कर दिया, तो भाई साहब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल ही नहीं कर पाएगा ना, ये पॉजिटिव है और ये आपका क्लोरीन नेगेटिव है, तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कोई कैंसिल ही नहीं कर रहा, तो इसके कारण हमको फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। अब ये डिस्टेंस क्या होगा, तो भैया ये डिस्टेंस जो होगा, देखो इसका ये डायगोनल्स है, आपको पता है क्यूब का डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, √3a होता है, और ये बीच में ही है, यहां पर इतनी दूरी पर, इतनी डिस्टेंस पर आधा है, तो इसमें हम 2 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगी √3a/2 मिल जाएगी, ठीक है बेटा, बात समझ में, ये डिस्टेंस मिल जाएगी। अच्छा अब हम फोर्स निकालना चाहते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1Q2/r² होता है। K की वैल्यू 9 × 10⁻, कितनी होती है, 9, और Q1 कितना है, सीजीएम एटम प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल 1.6 × 10⁻⁻19, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो मैं स्क्वायर लगा देता हूं, मैग्नीट्यूड निकालना तो माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है, और अपॉन में डिस्टेंस लिखूंगा, तो डिस्टेंस कितनी है, ये है √3/2a, और a की वैल्यू आपको दे रखी है 0.4 × 10⁻⁻9 का होल स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वही आपका आंसर होगा। तो मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूं यहां पर, कितना आंसर इसका आएगा, ठीक है। तो पहला वाला तो 0 हो गया सिमेट्री के कारण, दूसरे वाले में क्या है, रिमेनिंग अ पॉजिटिव सीजीएम आयंस इज इक्विवेलेंट टू एडिंग सिंगल चार्ज सीजीएम आयन एट दैट लोकेशन। नेट फोर्स निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, जो मैंने अभी बताया था आपको, तो फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे तो ये फोर्स आपका इतना आ जाएगा, ठीक है, ओके जी। और इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्टेड फ्रॉम A to Cl, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए। अब यहां पर एक और क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आया आपका, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 चार्जेस, एक है आपका +q और एक है बेटा आपका -3q, ओके जी।
आर प्लेस्ड फिक्स्ड ऑन एक्स एक्सिस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, डी डिस्टेंस पर एक दूसरे से सेपरेटेड है और फिक्स है। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज 2q बी प्लेस्ड सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो अब आप तीसरे चार्ज को रखना चाहते हैं इनकी लाइन पर कहीं पर, और इस जगह पर रखना चाहते हैं यहां पर फोर्स 0। तो नीट फोर्स 0 बताने के लिए हमको उसको इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर ही रखना पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट याद रखना, लाइन पर तो रखना है लेफ्ट में या राइट में, लेकिन वहां रखना है जहां पर कम चार्ज वाला पार्टिकल रखा हो। तो यहां पर कम चार्ज वाला पार्टिकल कौन है, प्लस q, ये ज्यादा चार्ज वाला पार्टिकल है, तो हम इसके नजदीक यहां रख देते हैं उसको, 2q कहां रख देते हैं बेटा, यहां रख देते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो आएगा वो x आ जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस डी हो जाएगा। तो नेट फोर्स 0 होने के लिए, नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या जरूरी है, इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स और इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 करने के लिए चलिए कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं यहां पर, इसके द्वारा इस पर फोर्स निकालेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर बराबर, इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स कितना आएगा, अच्छा नेट फोर्स निकालना है ना, तो नेट प्लस, अब साइन के साथ लेना पड़ेगा, तो क्या लिखा है, टू क्यू मल्टीप्लाई माइनस 3q अपॉन डिस्टेंस कितना आएगा, x प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, यानी कि इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स और इसके कारण इसके पर लगने वाला फोर्स का सम 0 होगा, नेट फोर्स कितना होगा 0। अब इसको हम वहां फेंक देंगे तो ये माइनस का जो है वो प्लस का हो जाएगा, k q स्क्वायर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यह आ जाएगा तुम्हारा k और 2 3 6 हो गया, तो 6 q स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से के क्यू से के क्यू कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस डी का स्क्वायर और अपॉन में जी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, ओके, तो अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा एक्स प्लस डी अपॉन एक्स, इसको तो मैं लिख रहा हूँ बेटा ऐसे, और इधर कितना था 3, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस डी अपॉन एक्स इक्वल टू √3 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग रख लेते हैं, तो ये 1 बचेगा, ये d अपॉन एक्स बचेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, इस 1 को हम वहाँ पहुँचा देते हैं, तो कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो कितना आएगा d अपॉन एक्स √3 माइनस 1 बटा 1 √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, तो जरा इसको सॉल्व करना, आप कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1 आएगा ऊपर तो, और नीचे आएगा √3 प्लस 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 √3 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ से 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो ये 2 और d नीचे आ जाएगा, तो √3 प्लस 1 ये बचेगा, इसको रिवर्स कर लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी d अपॉन 2 √3 प्लस 1। तो ये आपकी वो लोकेशन होगी जहां पर आपको चार्ज रख देंगे, तो नेट फोर्स कितना माना जाएगा 0 माना जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान था। तो आपको उसमें कंसेप्ट क्या रखना है कि दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर ही उस चार्ज को पुट करना पड़ेगा, लेकिन वहां पुट करना पड़ेगा जहां पर चार्ज की वैल्यू कम है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड है ये आपकी और ये आपकी राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड में आप x इक्वल टू दिस डिस्टेंस यहां पर पुट कर देंगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। बढ़िया सवाल था, आइए ये आंसर है उसका, आप देख पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए ये क्या है भाई, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है, ठीक है, फिगर दिखाया गया है। अब यहां पर आपको क्या बताना है, फिगर शो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अराउंड 3 पॉइंट चार्जेस A, B एंड C। एक A है, एक B है और एक C है, 3 पॉइंट चार्जेस है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच चार्ज आर पॉजिटिव, इनमें से कौन सा चार्ज पॉजिटिव है जी आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकले वो पॉजिटिव होता है। देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है तो मतलब ये पक्का पॉजिटिव है, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है मतलब ये भी पॉजिटिव है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर कर रही है मतलब ये क्या है नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर A, C आपके कौन से चार्ज हो गए, पॉजिटिव चार्ज हो गए। A एंड C आर पॉजिटिव चार्ज, A एंड C आर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट पॉइंट में क्या पूछ रहा है, विच चार्ज हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड वाई। अब इनमें से किस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होगा वो लार्जेस्ट होगा, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी वो लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड होगा। देखो यहां पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर केवल 7 लाइनें और यहां पर 9 लाइनें हैं। तो मतलब इसके इफेक्ट से, मतलब यहां पर क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है, तो जाने की इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो सी का ज्यादा होगा, सी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या पूछा रहा है, इन विच रीजन और रीजन ऑफ द पिक्चर कुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो, जस्टिफाई योर आंसर, नियर ए, नियर बी, नियर सी एंड नाउ वेयर। तो हमको इस रीजन में बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होता है। देखो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, वो भी वहां होता है यहां पर चार्ज की वैल्यू कम होती है। तो जहां पर सिमिलर चार्ज कौन से हैं, देखो एक ये पॉजिटिव है, एक ये पॉजिटिव है, तो यानी कि ये दोनों सिमिलर चार्ज है, तो सिमिलर चार्ज के बीच में ही होगा। और कहां होगा, जहां पर मैग्नीट्यूड कम होगा, तो यहां पर होगा, तो नियर ए होना चाहिए। न्यूट्रल पॉइंट आपका कहां होना चाहिए, नियर ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नियर ए। ठीक है, अब वर्ड्स में आपको लिखना है, तो ये इसके आंसर दिए हुए हैं, चार्ज ए एंड सी आर पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और चार्ज सी हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड सिंस मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जो कि मैंने अभी आपको बताया, आर एसोसिएटेड विद इट, और ये नियर ए, तो ये आप इसमें देख सकते हैं, इसकी शॉर्ट लेना भले, ये उसका आंसर है। ठीक है, समझ क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब इसको जरा ध्यान समझेंगे, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 5 चार्जेस क्यू ईच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड ए। तो ये आपको एक पेंटागन दिखाया गया है, इसकी साइड कितनी दे रखी है बेटा, ए दे रखी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, सेंटर ओ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, द सेंटर ओ द पेंटागन। ओके, इस पेंटागन जो है, पेंटागन का ओ क्या है, सेंटर है। चलो तो पहले पॉइंट का आंसर निकालते हैं, पहले पॉइंट का आंसर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान सुनना। पहले यहीं पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है Q Q Q Q Q, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां होगी, नीचे की तरफ, सही बात है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां होगी, ऐसे होगी, सही बात है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां होगी, ऐसे होगी, सही बात है। इसके कारण कहां, कैसे होगी, ऐसे होगी, सही बात है। इसके कारण कैसे होगी, इसको मिलाने में लाइन पर ऐसे होगी, इस तरह से। ये इन सबका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, बी का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है, और डी का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और सी का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और ई का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। ठीक है, आपको पता है। चलो अब यहां पर जरा बात को ध्यान से समझना, जरा बात को ध्यान समझना। ये जो डिस्टेंस है इस सेंटर से, डी पॉइंट से ओ सेंटर का जो डिस्टेंस है वो आर दे रखा है आपको। कितना दे रखा है बेटा, आर दे रखा है। तो एक बात मेरे को समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, के क्यू बटा आर होगा, आर स्क्वायर होगा, ये होगा, और सबका डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा। अब रही डायरेक्शन की बात, तो डायरेक्शन को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो डायरेक्शन को हम कैसे समझेंगे, मान लो इसको कुछ नाम देता हूं, चलो कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, चलो हम पी वेक्टर बोल देते हैं, इसको क्यू वेक्टर बोल देते हैं, पी क्यू आर एस टी, चलो ऐसे नाम दे दिया अपन ने, पी क्यू आर एस टी, ऐसे नाम दे सकते, कोई खास बात नहीं है। अब आपने वेक्टर के चैप्टर में पढ़ा था कि वेक्टर को हम रीअरेंज कर सकते हैं उनकी डायरेक्शन को बिना चेंज करे। ठीक है, तो हमारे पास पी वेक्टर, तो मैं देखो पी वेक्टर बना रहा हूं यहां पर, देखो जी मैंने बनाया पी वेक्टर। क्या बनाया बेटा, पी वेक्टर। इसके बाद ये क्यू वेक्टर है, तो क्यू वेक्टर को मैं कहीं पर भी स्पेस में ले जा सकता हूं, तो मैं यहां रखूंगा तो वो ऐसा दिखेगा आपको, ये क्यू वेक्टर है। ठीक है, इसके बाद कौन सा, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर को मैं ऐसे कहीं पर भी ले जा सकता हूं विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो ये आपका आर वेक्टर है। और फिर ये आपका एस वेक्टर है, तो इसको मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूं, इसकी डायरेक्शन को बिना चेंज करे, तो ये एस वेक्टर है। और फिर ये आपका टी वेक्टर है, इसको मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूं बिना डायरेक्शन चेंज करे, तो ये आपका टी वेक्टर है। तो आप देख रहे हैं एक क्लोज लूप बन गया। और क्लास 11 में पॉलीगन लॉ आपने पढ़ा था कि पॉलीगन लॉ में अगर कोई क्लोज लूप हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है सबका सम पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर प्लस टी वेक्टर इक्वल टू 0 होता। तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया ये बात, ये ए पॉइंट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं बी पॉइंट की। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इफ द चार्ज फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर से ए इज रिमूव्ड। ए पॉइंट के चार्ज को हमने रिमूव कर दिया,
तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाएगा वहां से। तो अगर मैं इसके डायग्राम की बात करता हूं तो देखिए उसका डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे P की जगह को छोड़ दो, बाकी सबका आप बना के देखो। ये Q वेक्टर है, बाकी का सीक्वेंस तो वैसे ही रहेगा, R वेक्टर है, ये S वेक्टर है, ये आपका T वेक्टर है, ये मिसिंग है, ये क्या है, मिसिंग है। तो आप नेट निकालेंगे, हम तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये सब तो इनमें तो कोई चेंज ही नहीं है, तो इनको यहीं रहने दो, P को उधर पहुंचा दो। तो P को उधर पहुंचाएंगे तो वो कैसा आ जाएगा, माइनस का P आ जाएगा। तो जाने कि इन सब का जो नेट आएगा वो किसके बराबर आएगा, माइनस P वेक्टर के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा बेटा, माइनस P वेक्टर के बराबर आएगा। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, KQ बटा R आ जाएगा। बस बात समझ में आई भाई। पांचों के कारण रिजल्टेंट कितना था, 0, उसमें से एक मिसिंग हो गया, तो इन 4 कितने बचे, ये 4 बचे, तो 4 के कारण रिजल्टेंट कितना होगा, इतना ही तो होगा। इसको अगर हम वहां फेंक देंगे तो ये माइनस का P हो जाएगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा मैं आपको यहाँ पर प्रूव भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो जो रिजल्टेंट आपका मिलेगा, मतलब इन सबका जो एडिशन मिलेगा P वेक्टर, वो उल्टा मिलेगा। उल्टा मिलेगा मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ये आएगा। दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है अपन से, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इफ द चार्ज Q एट A इज रिप्लेस्ड बाय माइनस Q। मतलब A लोकेशन में जो चार्ज रखा है उसको हटाया, माइनस Q रख दिया, तो क्या होगा भाई। एक बार बता, इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ थी, नीचे की तरफ, सही बात है। लेकिन माइनस Q आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी भाई। उल्टी मतलब ऊपर की तरफ हो जाएगी। कहाँ की तरफ हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी, ठीक है, माइनस हो जाएगी। अभी P प्लस है तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, माइनस। तो ये सब तो कांस्टेंट रहेगा तुम्हारा, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं किया, आपने केवल इसको चेंज किया है। तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अगर मैं नेट निकालने की कोशिश करूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूंगा, तो ये तो हो जाएगा माइनस का P वेक्टर। और इन सब की वैल्यू आपको पहले से पता है, जब हमने पहला इक्वेशन सॉल्व किया था, तो इन सबको अगर रेस्ट रख के इसको वहां पहुंचा देंगे तो माइनस P आएगा। तो जाने कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, माइनस P आएगी। फिर से सुनिए, आराम से घबराइए मत। देखो केवल हमने एक लोकेशन में जो चार्ज था प्लस Q, उसको हटाया माइनस Q, तो उसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई। तो बाकी सबकी डायरेक्शन थोड़ी ना छेड़िए, तो उन सबका सम जो होगा वो तीसरे वाले के साथ नेगेटिव होगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन से इसका मान निकालना चाहूंगा तो माइनस P आएगा, तो वो माइनस P मैंने वहां रख दिया। ले कोई बात नहीं, दोबारा से लिख देता हूं, देख समझ बात को। जो ए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, माइनस P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर प्लस S वेक्टर प्लस T वेक्टर। अब मुझे इनका मान चाहिए, इनकी वैल्यू चाहिए, तो यहां से निकालूंगा इक्वेशन फर्स्ट से, तो माइनस P आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2P वेक्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2P वेक्टर। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये मैग्नीट्यूड जो मुझे मिलेगा 2KQ बटा R मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ये वेक्टर पर बेस्ड बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ वुड योर आंसर टू ए बी अफेक्टेड इफ पेंटागन इज रिप्लेस्ड बाय एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन विथ चार्ज Q एट ईच ऑफ इट्स कॉर्नर। देखो अब इसको हटाकर हम एन साइड्स बना दें, इस पेंटागन की पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर दें, एन साइड में कन्वर्ट कर दें, तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, तो आंसर है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर लोकेशन पर जो चार्ज रखा है उसकी अपोजिट लोकेशन में दूसरा चार्ज रखा हुआ है। तो नेट तो आपका कितना आना है, सर्कल के लिए पूरे लूप, बंद लूप के लिए 0 ही आना है, ठीक है। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझ में बात। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, इसका आंसर आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने MCQ कर लिए, सेकेंड टाइप के MCQ कर लिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा उसमें मैं आपको कराने वाला हूं इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे और आपके कंसेप्ट को बहुत डीप में जाके क्लियर कट करेंगे। तो उसको इस लेक्चर में कर पाना संभव नहीं है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा। अगर आप इस लेक्चर को सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो सारी चीजें भी मैं आपको कराने वाला हूं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जाना और आप बताना कि यस सर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी लेकर आए, तो उसका वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।